legitimacy. The gains to Afghan civil society, especially on the rights of women, minorities and on social freedoms, over the last 2 decades are self-evident. We must collectively work to preserve them. अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक के वापसी का क्या कारण है? तालिबान और भारत के बीच बातचीत के क्या कारण हैं? वहीं अभी अफगानिस्तान में हाल ही में क्या स्थिति है और तालिबान के बढ़ते दखल से अफगानिस्तान को क्या क्या खतरा है? अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को शेयर करें। आइए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें इतने चर्चे में क्यों हैं। हाल ही में अमेरिका सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियान को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को इन मामलों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। कट्टरपंथी इस्लामवादी तालिबान, जो कि उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, तालिबान ने लादेन की रक्षा की और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए 9/11 हमले के 1 महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू कर दिया। इसके बाद नाटो गठबंधन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लंबी कार्रवाई के पश्चात अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक सरकार बनाने की स्थापना की। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका की वापसी के कारण क्या थे। अमेरिका का मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा युद्ध अजय है। अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। हालांकि इस बैठक से कोई भी सक्सेस नहीं मिली। दोहा टॉक्स की बात करें तो तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2020 में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ। दोहा टॉक शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, जिसे उन्होंने मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत की। आइए अब ये जानते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते में क्या क्या शर्तें थी। इस समझौता विवाद के 4 प्रमुख पहलू थे: हिंसा, विदेशी सैनिक, अंतर अफगान शांति वार्ता तथा अल-कायदा एवं इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूह द्वारा अफगान धरती के उपयोग पर आधारित है। समझौते के तहत ये तय किया गया कि अमेरिका प्रशासन 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा। तालिबान ने हिंसा को कम करने, अंतर अफगान शांति वार्ता में शामिल होने तथा विदेशी आतंकवादी समूह के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की सहमति भी व्यक्त की। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उस समय भारत और तालिबान के बीच में क्या बातचीत हुई थी। भारत ने दोहा में तालिबान से संपर्क किया। यह भारतीय पक्ष की ओर से देर से ही सही, लेकिन तालिबान को एक यथार्थवादी स्वीकृति देने का संकेत है कि आने वाले समय में तालिबान अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तालिबान से बातचीत करने के भारत के 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं। अफगानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो अरबों रुपये का है। भावी तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनाने से रोकना। यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूह को तालिबान का समर्थन न मिले। अतीत में भारत ने तालिबान को शामिल नहीं करने का विकल्प चुना और तालिबान को सत्ता में आने पर यह भारत के लिए सही साबित नहीं हुआ। आइए अब इस बात की ओर नजर डालते हैं कि अभी अफगानिस्तान के लिए संभावित सिनेरियो क्या है। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। तालिबान पहले से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका सेना के देश से बाहर होने के बाद शहरों के केंद्र भागों और राजधानियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला शुरू कर सकते हैं, या फिर एक चौतरफा गृह युद्ध संभव हो सकता है, जिसमें आर्थिक रूप से समर्थित और पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य रूप से प्रशिक्षित सरकार प्रमुख शहरों में बनी रहेगी तथा तालिबान ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच का विस्तार करेगा, जबकि अन्य जातीय समूह अपनी जागीर के लिए लड़ते रहेंगे। यह संभावना पहले से ही पूरी होती नजर आ रही है।
तीसरा और लास्ट सिनेरियो, पूरे देश पर तालिबान का कब्जा भी हो सकता है। अब मैं आपको अफगानिस्तान के रीसेंट सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह सच नहीं भी हो तो इतना तो जरूर है कि उसने शहरों और प्रमुख हाईवेज पर अपना नियंत्रण जरूर स्थापित कर लिया है। उसकी रणनीति बता रही है कि उसे पाकिस्तान सेना से पूरी मदद मिल रही है। वजह है कि भारत ने अब अफगानिस्तान के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारत ने अफगानिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के कारण कंधार से करीब अपने 50 लोगों को वापस बुला लिया है। प्लान बी के तहत नॉर्दर्न अलायंस को खंगालेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और ईरान के दौरे के बाद तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं ताकि तालिबान से लोहा लेने वाले पुराने नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य देशों के साथ रणनीति बनाई जा सके। अफगानिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी ताजिक जनजाति की है। इसमें अहमद शाह मसूद के नेतृत्व ने तालिबान से छोटा सा युद्ध किया था। भारत ने ताजिक लड़ाकू को 1990 के दशक में ट्रेनिंग, हथियारी और दूसरी तरह की मदद की थी। विदेश मंत्री के दौरे के जरिए भारत ये पता करने की कोशिश करेगा कि अब तालिबान के मुकाबले इन देशों में कितनी ताकत बची है। आइए अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि तालिबान के बढ़ते दखल से क्या खतरा है। इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अफगानिस्तान में उपद्रव का असर उसके उत्तरी इलाकों के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। रूस ने ऐलान कर रखा है कि मध्य एशिया के देश सहित उसे किसी भी सहयोगी देश पर भी तालिबान की छाया पड़ी तो वो चुप नहीं बैठेगा। रूस ने तजाकिस्तान में वायु सैनिक अभ्यास भी किया है। तालिबान की बढ़ती ताकत को देखते हुए 1000 से ज्यादा अफगान सैनिक सीमा पार करके तजाकिस्तान चले गए हैं। इस पूरे घटना और परिस्थिति के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।